हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको मीटिंग्स के बारे में बताया। हम लोगों ने मीटिंग्स के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, वोटिंग वाला, जो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगी, राइट। लेकिन दिस वीडियो इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू द क्वेश्चंस दैट केम इन योर एग्जाम्स, राइट। मतलब जो केस लॉज आपके आते हैं। तो जहाँ तक हमने मीटिंग का चैप्टर पढ़ा है वहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, एंड आई लेट यू नो हाउ टू राइट दी आंसर्स, ठीक है। क्योंकि मेन आपके क्वेश्चंस आने हैं। तो थोड़ा अपने प्रोविजंस को पढ़ा कि एग्जैक्टली मीटिंग क्या थी। अब हम उसके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे हैं, केस लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एशिया पैसिफिक कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है, एशिया पैसिफिक। उसने अपनी एजीएम बुलाई 30 सितंबर 2001 को, ओके। एशिया पैसिफिक कंपनी लिमिटेड called its AGM on 30th September 2001 and adjourned, मैंने आपको पहले बताया था एडजॉर्नमेंट क्या होती है कि अगर आपकी मीटिंग नहीं हो रही है आप उसे पोस्टपोन कर देते हो नेक्स्ट वीक में। वो मीटिंग 30th सितंबर को कॉल्ड हुई, बट यू हैव पोस्टपोन्ड इट, यू हैव एडजॉर्नड इट ऑन 31st December 2001 ड्यू टू द डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। आपके अकाउंट्स रेडी नहीं थे तो आपने क्या किया, एजीएम को एडजॉर्न कर दिया। जो एजीएम 30 सितंबर को आनी थी वो आपने 31 दिसंबर को बुलाई। मतलब आपने सितंबर में बुलानी थी, अक्टूबर नवंबर 3 महीने का गैप कर दिया और बुलाई। और एडजॉर्न मीटिंग में भी, एट दी एडजॉर्न मीटिंग ऑल्सो, मीटिंग दोबारा से एडजॉर्न हो गई 31 मार्च 2002 को। 30 सितंबर की मीटिंग आपने कब बुलाई, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को एडजॉर्न की, 31 दिसंबर को भी एडजॉर्न करके आपने दोबारा कब बुलाई, 31 मार्च 2002 को। मतलब आपने मीटिंग को 2 बार एडजॉर्न किया। और आपको भी पता है कि एजीएम हम कब करते हैं, विद इन 6 months ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको 30 सितंबर तक मीटिंग करनी थी, आपने नहीं करी। आपने एक बार एडजॉर्न किया उसे दिसंबर में, और एक बार आपने एडजॉर्न किया मार्च में। और एडजॉर्नमेंट इतनी लेट नहीं होती है, वो नेक्स्ट वीक में होती है ना। ये हमने पढ़ा था। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए। Asia Pacific Company Limited called its AGM on 30th September 2001 and adjourned it to 31st December 2001 due to the delay in the completion of audit and for the accounts of the year ended 31st March 2001. At the adjourned meeting also, the meeting was further adjourned to 31st March 2002. Okay? सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ, एजीएम फाइनली बुलाई गई, वाज हेल्ड ऑन 28 जनवरी 2002। अब आपको ये बताना है कि क्या कंपनी ने सेक्शन 96 को कॉम्प्लाई किया है, और अगर नहीं किया तो कंपनी क्या लायबल है डिफॉल्ट के लिए या नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन दैट यू कॉल द मीटिंग ऑन दिस, राइट। एंड मीटिंग एडजॉर्न हो गई 31 मार्च को, लेकिन 31 मार्च को एडजॉर्न हुई थी, लेकिन उससे पहले ही बुला ली फरवरी में ही, और कर दी मीटिंग। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपने सेक्शन 96 को कॉम्प्लाई किया है या नहीं किया, सबसे पहली बात तो। अब आपका क्वेश्चन ये है, अब उन्होंने क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, सेक्शन 96 क्या है। जब वो एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेक्शन 96 इज रिलेटेड विद एजीएम। तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना है अपने आंसर में। दैट्स माई नेक्स्ट पार्ट, हाउ वुड यू गोइंग टू राइट एन आंसर। See, सबसे पहले you are going to tell about that section 96 is related with AGM. This is the solution, right? Section 96 जो है वो आपका AGM से related है। उसके बाद आपको AGM के बारे में बताना है कि जो मेरी पहली AGM है वो 9 months में हो जानी चाहिए, और जो मेरी दूसरी वाली AGM है, सेकेंड और सब्सिक्वेंट AGM जो है वो 6 months में हो जानी चाहिए। तो जब मैंने 30 सितंबर को मीटिंग करनी थी 2001 में, मैंने नहीं की, तो सबसे बड़ा तो गलती मेरी ये है। उसके बाद अगर मैंने एडजॉर्न भी की थी तो नेक्स्ट वीक में एडजॉर्न होगी ना, आप तो उसको 3 दिसंबर तक एडजॉर्न कर रहे हो, वो तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सबसे पहली बात तो लास्ट डेट, जो लास्ट डेडलाइन है वो यही है, आप एडजॉर्न नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है। लेकिन द थिंग इज दैट इसमें आप क्या लिखोगे कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, क्योंकि सेक्शन 96 क्लियरली बताता है कि जो पहली मीटिंग है वो 9 महीने में करो और दूसरी 6 महीने में करो। आपकी डेडलाइन 30 सितंबर तक है, आपको मीटिंग करनी चाहिए थी, यू हैव डिड अ डिफॉल्ट, और आपने एजीएम टाइमली होल्ड नहीं किया। दिस इज द बेस्ट वे टू सम अप एंड राइट एन आंसर। उसके बाद एडजॉर्नमेंट भी आप कब कर रहे हो, 3 महीने में। भाई एडजॉर्नमेंट इज ऑलवेज हैपन्स 3 months,
नॉट 3 सॉरी एडजॉर्नमेंट ऑलवेज ऑन द नेक्स्ट वीक, नॉट ऑन द 3 months, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यू नीड टू राइट सेक्शन 96 एंड यू नीड टू टेल अबाउट द डिफॉल्ट, ठीक है। तो मतलब इस केस लॉ में क्या था, इस केस लॉ में सबसे पहले आपको लिखना है सेक्शन 96 के बारे में, विच इज रिलेटेड टू योर एजीएम, एंड यू विल टेल कि आप एजीएम कब होल्ड कर सकते हो, ठीक है। आपको कितने मंथ्स में, कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एजीएम को होल्ड करना है, यू नीड टू टेल दैट। देन जब आपने थोड़ा सेक्शन 96 और उसका टाइम पीरियड बता दिया, देन यू विल कम टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स क्या है आपके केस के, कि एक कंपनी है एशिया पैसिफिक जिसने मीटिंग इस दिन करी और फिर एडजॉर्न करके इस दिन कर दी, राइट, दैट यू विल गोइंग टू टेल अबाउट द केस। लाइक सी, एशिया पैसिफिक 30 सितंबर को की थी, एडजॉर्न कर दी इस दिन, क्योंकि ऑडिट नहीं हुआ था। भाई तुम्हारे अकाउंट्स रेडी नहीं हुए हैं, इट्स नॉट अ रीजन कि तुम एजीएम को डिफॉल्ट करो, ये मैंने आपको बताया था एजीएम वाली स्लाइड में, तो यू कांट डू इट, राइट। तो आपने ये जो किया है बार बार डिफॉल्ट, ये गलत है। एंड प्लस यू कैन वीकली आप कर सकते हो एडजॉर्न, आप मंथ का डिफॉल्ट नहीं ले सकते हो। सो एट द एंड यू विल राइट दैट कंपनी हैव कॉन्ट्रवीन्ड अ डिफॉल्ट, ठीक है। फैक्ट्स बताने के बाद कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लास्ट में आप बताओगे कि कंपनी ने कॉन्ट्रवीन किया है, डिफॉल्ट किया है एजीएम को होल्ड करने का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। दीज आर जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर देयर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक जनरल मीटिंग हुई ऑफ कैलाश लिमिटेड, ओनली 15 शेयर होल्डर्स वर प्रेजेंट फॉर अ स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट इज अ रेजोल्यूशन? जब लोग आते हैं, वोट करते हैं, कुछ फेवर में बोलते हैं, कुछ डिसफेवर में बोलते हैं, और फाइनली जो डिसीजन लिया जाता है वो रेजोल्यूशन के थ्रू पास होता है। और स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 75% लोग हाँ बोलेंगे तभी वोटिंग होगा, तभी वो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 3 times the vote cast in favor of the resolution should exceed the votes cast against it। मतलब जितने भी वोट कास्ट इन फेवर में हो रहे हैं वो ज्यादा होने चाहिए, और जो अगेंस्ट में हो रहे हैं वो कम होने चाहिए, 3 गुना ज्यादा होने चाहिए। जो डिसफेवर के हैं उसके 3 गुना से ज्यादा होने चाहिए। समझ में आई? ये मैंने आपको बताया था 75% लोग हाँ भी देंगे तो होगा। अब 15 शेयर होल्डर्स हैं जिसमें से 9 ने फेवर में बोला, 2 ने अगेंस्ट में बोला, और 4 ने तो वोट ही नहीं किया। तो बताओ क्या ये रेजोल्यूशन वैलिड है या नहीं है? मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, 15 शेयर होल्डर्स हैं जिसमें से 9 ने फेवर में बोला है, 2 ने अगेंस्ट में बोला है। हमको किससे मतलब है? हमें मतलब है जिसने फेवर में बोला है और जिसने अगेंस्ट में बोला है। बात समझ में आई? जब भी आप कैलकुलेट करोगे आप यही देखोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे इसके अंदर, यू नीड टू टेल अबाउट इन दिस क्वेश्चन, यू विल से फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिस इज रिलेटेड विद व्हाट, दिस इज रिलेटेड विद स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले यू विल से दैट दिस केस इज रिलेटेड विद स्पेशल रेजोल्यूशन। पहले ये बताओ वो केस किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आप स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बताओगे कि कितने लोगों ने फेवर में बोला और कितनों ने डिसफेवर में बोला, ठीक है। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, सॉरी यू विल टेल अबाउट द कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है कि वोट्स कास्ट इन फेवर 3 times the vote cast in favor should exceed the votes cast against it। 3 गुना ज्यादा होने चाहिए वो वोट जो फेवर में है, ये कंडीशन है। पहले आपने बताया दिस केस इज रिलेटेड विद स्पेशल रेजोल्यूशन, देन यू टेल दिस इज द कंडीशन फॉर अ स्पेशल रेजोल्यूशन, या 75% वोटिंग 75% लोग हामी दें। अब यहाँ हमारे 9 फेवर में है और 2 डिसफेवर में है। फिर आप आओगे फैक्ट्स के बारे में, केस के फैक्ट्स कि भाई ये कंपनी है, शेयर होल्डर्स हैं, 9 ने फेवर में बोला, 2 ने डिसफेवर में बोला। जो डिसफेवर वाले हैं वो 2 हैं, अगर इसका 2 का मैं 3 गुना कर दूं तो 6 आ रहा है, और 9 6 से ज्यादा है, तो 9 is exceeding 6 which means that you can pass an SR and this is totally valid, ठीक है। so this was your second question। now your third question, ये अलग अलग जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड है। आर्टिकल्स जो है हमारी कंपनी के, उन्होंने रिजर्व किया है, द थर्ड क्वेश्चन विच इज कमिंग, कि ये कंपनी है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये पावर है कि एजीएम बुलाएंगे वो, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है विदाउट द रेफरेंस टू द बोर्ड कॉल द एजीएम। एक कंपनी के एओए में है कि वो कभी भी एजीएम बुला सकते हैं, और जो वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने एजीएम बुला ली और बोर्ड को बताया ही नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेफर ही नहीं किया। क्या ये एजीएम सही है? नहीं है तो क्या होना चाहिए? यू हैव टू टेल अबाउट इट।
ओके मतलब बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, देखो हर टॉपिक स्टूडेंट्स प्रोविजन से रिलेटेड होता है। आपको पता है अगर आपका प्रोविजन स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको पता है कि सेक्शन में क्या लिखा है, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए कुछ मैटर नहीं करते, आपको अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि सब में वही अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, कौन सा टॉपिक है, कॉलिंग ऑफ एजीएम। एजीएम को कौन बुलाता है, सबसे पहला कौन बुलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम को बुलाते हैं, और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एजीएम नहीं बुलाई है, यहाँ किसने बुलाई है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने। अब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि भैया मैनेजिंग डायरेक्टर ने बुलाई है तो क्या ये सही है। आप खुद बताओ, जब अथॉरिटी बीओडी को है तो क्या एमडी बुला सकता है, नहीं बुला सकता ना। तो अगर उसने बुलाई है तो उसको बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं ली है तो बोर्ड को रैटिफाई करना पड़ेगा, रैटिफाई मतलब अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी वो चीज वैलिड होगी, नहीं तो वो चीज वैलिड नहीं होगी। ठीक है, आंसर देखिए इसका। सबसे पहली बात तो यू नीड टू टेल अबाउट दैट व्हाट दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। ये टॉपिक रिलेटेड है कॉलिंग ऑफ एजीएम। And who is authorized to call board of directors? तो board of directors is authorized to call the AGM. You write this. उसके बाद आप ये बोलोगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम बुला सकते हैं, या बोर्ड किसी को ऑथराइज भी कर सकता है, किसी भी डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को रेजोल्यूशन पास करके कि भाई तू एजीएम बुला ले क्योंकि मैं नहीं हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा केस लॉ में, आपने ये बता दिया कि बोर्ड बुला सकता है। अब आप फैक्ट्स के बारे में बताओगे कि इस केस में ऐसा हुआ है, और फिर आप एंड में कंक्लूजन दोगे भाई ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी अगर मीटिंग को बुलाता है बोर्ड की अथॉरिटी के बिना, वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक बोर्ड उसको रैटिफाई नहीं करेगा। रैटिफाई मतलब होता है अडॉप्ट करना। तो जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, उस रेजोल्यूशन, उस पर्टिकुलर चीज को जो उनकी अथॉरिटी के बिना पास हुआ है, तो उस चीज की कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। तो बात बहुत सिंपल है इस केस में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी है, वही एजीएम बुला सकते हैं, वो किसी को ऑथराइज भी कर सकते हैं। अगर किसी ने उनकी परमिशन या अथॉरिटी के बिना बुलाया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोर्ड उसे रैटिफाई कर ले, अडॉप्ट कर ले। अगर बोर्ड ने उसे अडॉप्ट नहीं किया है, उस चीज की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। ठीक है, दिस थिंग यू नीड टू मेंशन। क्लियर है? सो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या बताओगे, यू विल टॉक अबाउट द कॉलिंग ऑफ एजीएम, देन यू विल टॉक अबाउट कि बोर्ड इज ऑथराइज, देन यू टॉक अबाउट कि बोर्ड जो है वो किसी डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी को अथॉरिटी दे सकता है, ठीक है, बाय पासिंग द रेजोल्यूशन। और अगर किसी डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी ने मीटिंग बुला ली विदाउट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, देन बोर्ड हैज टू रैटिफाई इट। रैटिफाई मतलब होता है कि बोर्ड को उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, समझ में आए? दिस इज द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर। पहले उसके टॉपिक के बारे में बताइए, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, फिर फैक्ट्स पे आइए, फैक्ट्स को उसके साथ लिंक कीजिए एंड देन गिव अ कंक्लूजन। और अगर आपको केस लॉ पता है तो केस लॉ दे दो, वो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू राइट एन आंसर। नेक्स्ट पे चले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग अप इज XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने अपनी एजीएम बुलाई 28 सितंबर 2014 को और नोटिस पोस्ट किया है 6 सितंबर 2014 को। तो अब बताओ कि क्या नोटिस सही है या नहीं है। नोटिस का तो मैंने आपको पहले बताया था 21 क्लियर डेज। डेट ऑफ सेंडिंग द नोटिस एंड द मीटिंग डेट दोनों नहीं आती है, दोनों एक्सक्लूड की जाती है। अब यहाँ पर क्या मामला है, पोस्टिंग वाला, 2 दिन और माइनस कर दोगे। समझ में आई? देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, व्हाट दिस क्वेश्चन इज। पोस्ट कब हुआ है 6 सितंबर, मीटिंग कब हुई है 28 सितंबर। अब देखिए पोस्ट कब हुआ है, सबसे पहले आप ये बताओगे दैट दिस थिंग इज रिलेटेड टू नोटिस। हमें नोटिस को कब 21 क्लियर डेज का गैप होना चाहिए, हमें ये बताना है। इस चीज के बारे में बताओगे। 2 डेज आप और एक्सक्लूड करोगे बिकॉज यू आर गिविंग द नोटिस बाय पोस्ट। ठीक है, ये चीज आपको पहले बतानी है नोटिस के बारे में। फिर आप किसके बारे में आओगे, यू विल कम अपॉन द फैक्ट्स। ये एक चीज हो गई, आपने बता दिया इस चीज के बारे में, नोटिस के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप आओगे फैक्ट्स ऑफ द केस पे कि फैक्ट्स क्या बोलते हैं। XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी who have posted on 6 September, meeting is on 28 September। ठीक है, तो अब आपको उसके बारे में बताना है। सो नेक्स्ट यू विल टॉक अबाउट द फैक्ट्स। फैक्ट्स में आप क्या बताओगे। देखो स्टूडेंट, 6 सितंबर को आपने नोटिस पोस्ट किया,
और मीटिंग आपकी हुई 28 सितंबर को। तो सबसे पहली बात तो आपके 6 वाली डेट एक्सक्लूड होगी, 28 वाली डेट एक्सक्लूड होगी और 7 और 8 भी एक्सक्लूड होंगे 2 दिन, क्योंकि आप नोटिस पोस्ट के थ्रू दे रहे हो। 6, 7, 8 और 28, ये 6 और 8 28 तो होती है, क्योंकि 21 क्लियर डेज है, तो डेट ऑफ नोटिस एंड मीटिंग वाली एक्सक्लूड होगी, 2 दिन और होंगे। तो 6, 7 एंड 8 क्योंकि पोस्ट से जा रहा है, तो आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? यू विल काउंट फ्रॉम 9 to 27। अब देखो कितने डेज बैठ रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। हाउ मेनी डेज आर देयर? 15, 16, 17, 19 डेज। 19 दिन का गैप बन रहा है। हमें कितने दिन का गैप चाहिए? 21 डेज। तो मतलब दिस इज नॉट वैलिड, आप नहीं कर सकते। और शॉर्टर नोटिस अगर देना है तो 95% लोग क्या देंगे उसकी कंसेंट आप मेंशन कर सकते हो। अगर शॉर्टर नोटिस है 95% लोग अगर हामी देते हैं तो आप शॉर्टर नोटिस पे कर सकते हो, नहीं तो वैलिडिटी नहीं कर सकते, क्योंकि 19 डेज का गैप बन रहा है। समझ में आई बात? सो दिस इज अबाउट हाउ यूल राइट, यूल टॉक अबाउट द नोटिस, देन यूल से अबाउट कितने डेज होते हैं, देन यू टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड देन यू टॉक अबाउट डेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरम। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने लोग चाहिए मीटिंग को करने के लिए। कोरम जनरल मीटिंग का पब्लिक कंपनी का 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं, मीटिंग हो रही है एक, उसके अंदर 15 लोग आए हैं, और अब वो ये बोलना चाहते हैं कि आप बताओ, एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस वेदर देयर इज अ प्रॉपर कोरम एट द जनरल मीटिंग व्हिच अटेंडेड द फॉलोइंग। कोरम एक पब्लिक कंपनी है, उसमें 15 मेंबर का कोरम होना चाहिए, मतलब 15 लोग आने चाहिए तभी मीटिंग होगी। स्पेसिफिकली उन्होंने फर्स्ट लाइन में बोल दिया, आप पढ़ सकते हैं। द कोरम ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। एओए ने बोला है 15 लोग तो आने ही चाहिए। अब एग्जामिन करना है आपको कि क्या प्रॉपर कोरम आया है। अभी वो आगे क्वेश्चन बाकी है, देखिए कितने लोग हैं। 13 मेंबर्स पर्सनली आए हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा देखो, 2 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉक्सी, जो कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं, वो आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एंड थर्ड इज 1 पर्सन रिप्रेजेंटिंग 2 मेंबर कंपनीज। ये 3 आपको केसेस दिए हुए हैं, 3 सिचुएशंस दी हुई हैं, और अब आपको इस क्वेश्चन को देख के बताना है कि क्या 15 लोग मौजूद हैं, क्योंकि कोरम में 15 चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखो, 13 को आप काउंट करोगे, दे आर पर्सनली प्रेजेंट, यस, ये हमारा कोरम है। आप 2 को काउंट करोगे, प्रॉक्सी मेंबर होता है? नहीं होता, ये काउंट नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर्स होते हैं, 2 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दे विल बी काउंटेड एज 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, काउंटेड एज 2। 2 मेंबर कंपनीज को अगर मैं ही रिप्रेजेंट कर रही हूं तो मैं 2 हूं, क्योंकि मैं 2 को रिप्रेजेंट कर रही हूं। प्रॉक्सी मेंबर नहीं होता है, तो मतलब हमारे 15 मेंबर्स हो गए, मीटिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। आंसर देखिए अब इसका। सबसे पहले यू विल टॉक अबाउट सेक्शन 103 विच इज रिलेटेड विद कोरम। आपको थोड़ा कोरम के बारे में बताना है, आपको ये बताना है कि कोरम क्या होता है। फिर आप बताओगे कि भाई फैक्ट्स ऑफ द केस पे आप आओगे कि एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस देयर इज अ कंपनी, राइट, जिसमें 13 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं, 2 प्रॉक्सीज हैं और 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। तो 13 विल बी काउंटेड, 2 विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज प्रॉक्सी इज नॉट अ मेंबर, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 2 members, so they'll be regarded as 2. So total there are 15 members who are present, and AOA of the company also says that there are 15 members that has to be there, so quorum is present and this is totally valid. बस आपको ये बताना है। और अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा बताना है तो वो सेक्शन 103 का वो चार्ट दे सकता है जो मैंने आपको बताया था, प्राइवेट में इतने लोग चाहिए और पब्लिक में कितने लोग चाहिए, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कोरम और कितने लोग हमारी मीटिंग में होने चाहिए। Now see the next last question for today. XYZ Limited ने अपनी AGM 15 सितंबर को करी 2006। मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर, मतलब चलाना मीटिंग को, बाय मिस्टर वी, जो कंपनी का चेयरमैन है, ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ द कंपनी। 17 सितंबर को मिस्टर वी जो चेयरमैन है उसने मिनट्स साइन नहीं किए और उसने इंडिया को छोड़ दिया अपने पापा से मिलने के लिए जो बाहर रहते थे, एंड ही वाज फॉलिंग सिक, जो इल थे। दोबारा से देखिए, XYZ लिमिटेड ने अपनी AGM 15 सितंबर को बुलाई।
मीटिंग को चलाने वाला जो चेयरमैन था उसके पापा की तबीयत खराब थी, तो उसने मिनट्स को साइन नहीं किया और वो चला गया 17 सितंबर को। ठीक है, अब आपको कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस के हिसाब से बताना है कि क्या मिनट्स जो है मीटिंग के या साइंड इन द एब्सेंस ऑफ मिस्टर बी, क्या उसके बिना साइन हो जाएंगे, क्योंकि 17 सितंबर को तो वो जा चुका है। और बताओ क्या होगा, एक बार आप सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। ठीक है, देखिए चेयरमैन मिनट्स को साइन करता है और मिनट्स जो है वो 1 महीने में प्रिपेयर हो जाने चाहिए जब मीटिंग होती है, ये आपको पता होता है। ठीक है, मीटिंग कब हुई है? 15 सितंबर को, मतलब मुझे 15 अक्टूबर तक मिनट्स रेडी रखने हैं। वो तो उससे पहले ही जा चुका है ना। अब मिनट्स तो मेरे 15 अक्टूबर तक रेडी होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, अगर चेयरमैन चला गया, कोई भी 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे, ये थोड़ी मिनट्स रुके रहेंगे बिकॉज चेयरमैन तो आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा। कोई भी 2 डायरेक्टर्स जो है वो मीटिंग मिनट्स को साइन कर सकते हैं, क्योंकि इफ द चेयरमैन इज नॉट देयर, जनरल मीटिंग के केस में अगर चेयरमैन नहीं है तो कोई भी 2 डायरेक्टर्स कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले विल से कि मिनट्स का सेक्शन क्या है। सेक्शन 118 इज रिलेटेड टू मिनट्स। पहले आप मिनट्स के बारे में बताओगे कि भाई इट्स द करेक्ट समरी एंड ऑल। देन विल टॉक अबाउट कि विद इन 30 डेज हमें मिनट्स को साइन करना होता है। 15 अक्टूबर, 15 सितंबर को मीटिंग हुई है तो 15 अक्टूबर तक को जाने चाहिए। अगर चेयरमैन अनेबल है तो कोई भी डायरेक्टर, एनी 2 डायरेक्टर्स और एनी डायरेक्टर विल गोइंग टू साइन इट। ठीक है, वो मिनट्स को साइन करेगा और एंड देन द मिनट्स विल टोटली बी वैलिड। हमारे जो मिनट्स हैं वो पूरी तरीके से वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर गोइंग टू डू इट। दिस इज इन केस ऑफ जनरल मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग में हमेशा चेयरमैन ही करता है। ठीक है, जनरल मीटिंग के केस में चेयरमैन या कोई भी डायरेक्टर अगर वो अनेबल है, इफ ही इज अनेबल, ही इज अनविलिंग, देन ही कैन डू इट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ केस लॉस के बारे में पढ़ा मेरी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वोटिंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, वोटिंग कैसे होती है, क्योंकि विच इज द मेजर ट्रिकीएस्ट पोर्शन ऑफ मीटिंग्स। एंड आफ्टर दैट फिर एक बार और केस लॉस करेंगे एंड आई टेल यू हाउ टू राइट द आंसर्स, बिकॉज दिस इज आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। एक बहुत बड़ी ग्रीवियंस है बच्चों में कि कैसे लिखना है, और आपको लिखना नहीं आता तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, सो कीप वॉचिंग इट and keep subscribing it. Okay, thank you.